हैं जब किसी चीज़ को हटा दिया जाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। याद रखिएगा ये चीज़। मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछ ही लिया, आप लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपने भी कह दिया सर एब्रोगेट हो गया है, अब वो इसी बात पे ही आ जाए कि एब्रोगेट कैसे हुआ है, कोई संवैधानिक संशोधन हुआ है क्या, कोई संवैधानिक संशोधन हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं हुआ है, कोई ऐसा कोई अमेंडमेंट हमने नहीं पढ़ा है जिसमें ये बताया गया हो कि 370 हट गया है। तो हटा नहीं है, अब वो फंक्शन में नहीं है। अच्छा, तो जब 370 को डिसफंक्शन किया गया तो 370 जब डिसफंक्शन हुआ तो डिसफंक्शन करने का कारण क्या था? आपको उसका स्टेटस चेंज करना था। किसका स्टेटस? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का स्टेटस क्या करना था? आपको चेंज करना था, बदलना था। आपको क्या करना था? आर्टिकल 3 के तहत, क्योंकि देखिए उसमें पॉलिटिकल भी एक एस्पेक्ट है, क्योंकि जो अक्साई चीन है और एलओसी है, ये सारे जो जगह हैं आज देखो सब लद्दाख में आ रहा है। तो इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव था, भारत का क्या ऑब्जेक्टिव था? भारत ये चाहता था कि जो ये विवाद में बार बार कश्मीर शब्द आता है इसको ही हटा देते हैं। आज देखो कश्मीर में कोई विवाद नहीं है, कश्मीर बिल्कुल अलग है। आज विवाद कहाँ है? लद्दाख में है। तो एक जियोपॉलिटिकल अप्रोच था भारत का। भारत ने क्या किया कि क्यों ना ये कश्मीर जो बार बार आ रहा है इसी को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे? अनुच्छेद 3 का मदद लेके। हमने क्या किया, जो जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री थी उसके साथ छेड़छाड़ किया, तो 370 को बंद किया। और बंद करते ही हमने क्या कहा कि अब ऐसा कर देते हैं, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। दोनों पहले क्या थे? राज्य थे, स्टेट थे, उसको चेंज करके हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब जब भी अनुच्छेद 3 अप्लाई होगा, प्रोवाइजो भी अप्लाई होगा। अब प्रोवाइजो क्या कहता है कि आपको किससे बातचीत करनी चाहिए थी? वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से। एटलीस्ट वो फॉर्मेलिटी ही है, लेकिन आपको करना तो चाहिए था। अब वहां पे क्या सिचुएशन थी? 356 लागू था। 356 आपका अनुच्छेद 356 कहता है कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे, आपातकाल पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। हाँ, वो बताऊंगा कि क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी उसके उधर नहीं जाते हम लोग। बस इतना जानिए कि वहां पर क्या लगा था? आपातकाल लगा था, राष्ट्रपति शासन हो गया था वहां पे। अब राष्ट्रपति शासन जहां भी होता है तो ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति वहां जाएगा शासन करने के लिए। राष्ट्रपति तो जहां है वहीं रहता है। राष्ट्रपति का नुमाइंदा है, एक आदमी है, एजेंट है, जिसको हम गवर्नर के नाम से जानते हैं, राज्यपाल के नाम से जानते हैं। अब ये जो राज्यपाल है, ये जो गवर्नर है, ये वहां हमेशा रहता है। कहाँ? राज्य में। तो पहले तो ये राज्य ही था ना, जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य ही था। तो उस राज्य में गवर्नर बैठा है, तो राष्ट्रपति ने क्या किया? लेजिस्लेटिव असेंबली से ना पूछ के किससे पूछा? गवर्नर से। उन्होंने गवर्नर से, अब गवर्नर किसका नुमाइंदा? उसी का है, तो कभी मना करेगा? मान लेते हैं कि सर वो मना नहीं भी करता या मना भी कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी एक बार सोच के देखो, पूछा गया तो किससे पूछा गया? अपने ही आदमी से पूछा गया, लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं पूछा गया। और वहां पे उन्होंने चेंज कर दिया, नेचर चेंज कर दिया अनुच्छेद 3 के तहत। अब जो मामला कोर्ट में चल रहा है वो मामला इसी पर चल रहा है कि क्या एक ऐसे राज्य में जहां 356 आज जम्मू कश्मीर में किया है, कल को उत्तर प्रदेश में कर दे, परसों वेस्ट बंगाल में क्या करे? प्रेसिडेंट रूल लगा दे और वहां पे क्या कर दे? डिवाइड कर दे। ऐसा कर सकते हैं। अगर ये सच है जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, कल को किसी और राज्य में भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? तो क्या ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है? किसने पूछा है? प्रेसिडेंट नहीं पूछा है। 143 में भी कल किसी ने पूछा था कि 143 में कैसे, तो अभी ये जो मामला कोर्ट में चल रहा है ना, वो कोई पार्टी नहीं गई है, प्रेसिडेंट नहीं पूछा है कि ये जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए, सवाल ये है कि राष्ट्रपति का गवर्नर को ये फॉरवर्ड करना क्या बराबर है लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजना? मैं एक बार फिर से इसको सवाल फ्रेम करता हूं कि जो बिल जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का स्टेटस चेंज किया, जिस बिल से इनका स्टेटस चेंज हुआ है,
इनकी बाउंड्रीज बदली हैं, इनको स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वो जो बिल है वो बिल क्या गवर्नर को भेजना उतना ही उचित है जितना लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजना होता? क्या दोनों बराबर है? आंसर है नहीं। क्यों? गवर्नर लिखा नहीं है उसमें। जब आप प्रोवाइजो पढ़ते हैं तो वहां गवर्नर को भेजने का कोई प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। कहां भेजने के लिए बात हो रही है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अब यही मुद्दा है कोर्ट में। एक पार्टी कह रही है सरकार, क्योंकि सरकार ने काम किया है, तो सरकार कह रही है कि चूंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन था तो कानून बनाने की प्रक्रिया किसके हाथ में थी? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति कानून किसके द्वारा बनाता है? गवर्नर के द्वारा बनाता है। यानी संसद ही बनाती है, उसका पालन गवर्नर करवाता है। तो जब भी कहीं राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो विधान सभा है वो उसका विघटन हो जाता है और जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो संसद ले लेता है। और किसके थ्रू कानून इंप्लीमेंट होता है? गवर्नर के थ्रू। तो गवर्नर अपने आप में एक लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम कर है नहीं वो, लेकिन काम उसी की तरह करता है। इसलिए हमने अगर गवर्नर से पूछ लिया तो बात बराबर है, चाहे हम उससे पूछे, क्योंकि है ही नहीं। जब लेजिस्लेटिव असेंबली बैठ ही नहीं रही है तो हम तो इसी से नहीं पूछेंगे। ऐसा कहना किसका है? केंद्र का। तो केंद्र ने काम किया है। केंद्र में कौन सरकार है? बीजेपी। तो मैं बीजेपी नहीं बोलूँगा, केंद्र सरकार बोलूँगा। तो केंद्र सरकार जो है उनका ये दलील है कि चूंकि उस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली थी ही नहीं तो हमने ये काम कर दिया, हमने गवर्नर से पूछ के काम कर दिया। अब वहाँ की सरकार क्या कह रही है? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली भी तो कुछ कहेगी वहाँ की। जो सरकार जम्मू एंड कश्मीर की थी वो भी तो परेशान है ना कि हमसे पूछा नहीं गया। अब उनको वो मज़ा ख़राब हो गया उनका। पहले वो शासन कर रहे थे वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, अब यूनियन टेरिटरी हो गया, तो सब कुछ चला गया वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने कहा कि उनका कहना है, अदर पार्टी का जो दलील है वो ये है कि कानून बनाने की प्रक्रिया लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है। अब कानून कौन बनाता है? जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो सदस्य हैं विधान सभा के, तो वो कानून बनाते हैं, वो चुन के जाते हैं। और जो लोग चुन के जाते हैं वो जनता की इच्छा ही व्यक्त करते हैं वहाँ। तो एक तरह से आप ये मानिए कि वो जनता ही वहाँ बैठी है। जनप्रतिनिधि क्या है? जनता की ही बात वहाँ रख रहे हैं। तो आप अगर गवर्नर से पूछेंगे तो आपने जनता से पूछा ही नहीं। आप अगर जनप्रतिनिधि से पूछते या बताते तो ऐसा माना जाता कि आपने जनता को बताया है। यानी आपने जम्मू एंड कश्मीर की जनता को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। आपने जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, उनके चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनसे तो बातचीत ही नहीं की। ये समस्या दूसरी पार्टी का है। और उनका मानना है कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान में लिखी गई बात का उल्लंघन किया है आपने, जो कि सही नहीं है। अब आपके पास दोनों पक्षों की बातचीत यहाँ पे है हुई। आप अपना एक आर्गुमेंट फ्रेम कर सकते हैं कि सर मैं क्या सोचता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। मैं इस पे कोई उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। जो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है वो कल को लॉ बन जाएगा। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वो कानून बन जाता है। मामला समझ में आया कि किस तरीके से अनुच्छेद 3 370 से जुड़ा हुआ है। इसमें 356 का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, ये उसमें से एक मुद्दा है। जो 370 सिर्फ इसी के लिए कोर्ट नहीं गए हैं, सिर्फ इसी के लिए कोर्ट नहीं बैठी है, और भी कई सारे मुद्दे हैं। पर आपके लिए, आपके अपने तैयारी के लिए, परीक्षा के लिए सिर्फ यही एक मुद्दा है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी लीगल है, उतना आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका लॉ ऑप्शनल भी होता तो भी उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ो, वरना बातचीत तो बहुत सारी है उसमें। ठीक है, समझ में आया सबको? कल मुझे लगा शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था। ठीक है, आई होप आज आपको नहीं समझ में आया था, कल नहीं आया था, आज आ गया। हाँ बोलो।
देखो सभी के बेसिस अलग अलग हैं। आपने दिल्ली को भी तो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, पर दिल्ली का पैमाना अलग है। उसी तरह इन राज्यों का पैमाना अलग अलग है। आपको सभी राज्यों के बनने के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि महाराष्ट्र जब बना था तो किस तरीके से बना था, वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा उसमें, फिर आपको ये लॉजिक समझ में आएगा, उसका स्टेटमेंट एंड पर्पस पता चलेगा कि पर्पस क्या है महाराष्ट्र बनाने का। एक राज्य जब बनता है, उत्तराखंड जब बना तो उसका पर्पस रहा होगा ना, क्यों बना है वो उसमें लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि हवा में क्या मन नहीं कर रहा है आज थोड़ा सा काट देते हैं इसको, अलग राज्य बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको बताना पड़ेगा कारण क्या है कि वहाँ की इथनिसिटी जो है वो अलग है, वहाँ के लोग जो हैं अलग कम्युनिटी के आते हैं, वहाँ अलग भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, वहाँ पे जो कल्चर है वो अलग है, वहाँ का जो डेमोग्राफी है, जो जियोग्राफी है वो बिल्कुल अलग है। एक पूरा मैदानी इलाका है, एक पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ से आने जाने में समस्या है, तो वहाँ के विकास के लिए आपको अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हर एक राज्य को बनाने का एक कारण है। आप जो है पढ़ोगे हिस्ट्री में पढ़ोगे कि जब 1950 के बाद, ठीक है, जब 1950 के बाद राज्यों का इतिहास पढ़ते, जैसे कुछ लोग स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पढ़ना पड़ता है इसको कि भाई वो राज्य बना क्यों। तो उसमें आप देखते हो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में सुनते हो कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसमें कई सारे कमिटीज़ बैठी थी, कमिटीज़ का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है करंट टाइम में। बहुत सारी कमिटीज़ आप पढ़ोगे, जेवीपी कमेटी है, वहाँ पे कई सारी कमिटीज़ हैं जो ये अपना रिपोर्ट पेश करती हैं पार्लियामेंट में कि इस आधार पर ये राज्य बनना चाहिए। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उनमें जो रिकमेंडेशन, जो सजेशन दिए जाते हैं, उनके आधार पर राज्यों को बनाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी राज्य जब बनता है ना तो उस पर एक प्रोसेस है अच्छा खासा। ठीक है, तो चलिए अब तो हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ, इसमें एक आर्टिकल और बचा हुआ है। आपको मैंने आर्टिकल 3 बता दिया। देखिए आर्टिकल 2 में ये जो न्यू स्टेट था, न्यू जो वर्ड था वो आपको समझ में आ गया था, और यहाँ पे भी न्यू वर्ड है लेकिन ये एग्जिस्टिंग स्टेट के लिए है। ठीक है, वो हटा दिया गया है। अब क्या था वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो हटा दिया गया है अब। ठीक है, रिपील कर दिया गया है। स्पेशल स्टेटस दिया गया होगा, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है उसमें क्या है। देखिए प्रोवाइजो क्या है, 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला, आपको क्या करना है कि ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आपको रिकमेंडेशन लेके आना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। और दूसरा कि प्रपोजल को कहाँ भेजना पड़ेगा, लेजिस्लेचर जो है उस स्टेट का, वहाँ पे भेजना पड़ेगा लेजिस्लेचर में। ठीक है, कि कहीं कहीं राज्यों में 2 लेजिस्लेचर है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस, जिसको हम विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपको वहाँ भेजना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अच्छी बात है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ये सब तो हमने जो चर्चा की, जो बातचीत करा अब तक हमने, ये राज्यों के संदर्भ में करा। यानी एक राज्य में जब ऐसे बदलाव किए जाएंगे तो वहाँ की विधायिका से ये बातचीत की जाएगी। लेकिन बदलाव तो यहाँ भी होता है। कहाँ पे, दिल्ली में। आप देखते हो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया जाता है इसमें। क्या इसमें पूछा जाता है दिल्ली से, दिल्ली की असेंबली से? आंसर है नहीं। तो जब राज्यों का बदलाव होगा तो राज्यों के लेजिस्लेचर से पूछेंगे नहीं मतलब बताएंगे। लेकिन जब किसी केंद्र शासित प्रदेश का यानी यूनियन टेरिटरी का बदलाव करेंगे तो वहां बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? लिखा हुआ है कि ये जो ऊपर जो भी आर्टिकल बात हो रहा है उसमें हर जगह स्टेट लिखा हुआ है। देखो स्टेट 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 लिखा हुआ है, यूटी नहीं लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो स्टेट है वो इंक्लूड करेगा ए से लेके ई तक, यानी जब बदलाव कर रहे हैं तो इसमें स्टेट इंक्लूड कर रहा है, यूनियन टेरिटरी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोवाइजो पढ़ेंगे, देखो बट इन द प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, यानी ये वाला हिस्सा यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई नहीं होगा। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया? बताओ, ईमानदारी से बताओ। नहीं समझ में आया तो फिर से बता दो। आगे सबको समझ? एक बार और बता देता हूँ। देखो, जब आपके पास पावर की बात हो रही है, आप देखो अनुच्छेद 3 में पार्लियामेंट लॉ बना के क्या क्या कर सकता है? 5 चीजें कर सकता है।
या तो वो नया राज्य बना दे, या तो छोटा बड़ा कर दे, या छोटा कर दे, या बाउंड्री अल्टर कर दे, या फिर नाम बदल दे। जब ये 5 काम करेगा तो किसके साथ कर सकता है ये? तो यहां तो लिखा है स्टेट, तो लिखा स्टेट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो स्टेट इंक्लूड कर रहा है यूनियन टेरिटरी। यानी आपको ये साथ में पढ़ना पड़ेगा कि स्टेट के साथ यूनियन टेरिटरी भी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप प्रोवाइजो देखेंगे तो प्रोवाइजो में भी स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन जब प्रोवाइजो में स्टेट है इसमें भी यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे नहीं, इसके लिए मना किया हुआ है। बट इन द प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, यानी पांचों पावर यूनियन टेरिटरी के साथ अप्लाई तो करेगा, लेकिन उसको क्या बताएगा वहां के लेजिस्लेचर को? आंसर है नहीं। क्यों नहीं बताएगा? मना किया है, ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। कारण क्या है न बताने का? डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। स्टेट में कंट्रोल थोड़ा कम है, पर यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल डायरेक्ट है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सो छोड़ दो। अब देखो, एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है। आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजिए कि जब हमने अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि 370 जब हटा तो हमने कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया, है ना, पर आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया ये चीज़ कि जब पहला ही अनुच्छेद पढ़ रहे थे हम लोग, पहला ही आर्टिकल हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो हमने एक बात कही थी कि जो भी राज्य हैं जिनको मिला के ये भारत बना है, ये देश बना है, जो भी यूनियन टेरिटरी जिसे बना है, वो एक लिस्ट में लिखा हुआ है। एक कोई लिस्ट है, कौन सी लिस्ट थी? शेड्यूल 1। पहले शेड्यूल में एक लिस्ट दिया गया है जिसमें 28 राज्यों का नाम है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है ना। इसमें किसी को डाउट? ठीक है। अब जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया होगा, राज्य का दर्जा छीन के उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया होगा, तो आपको नहीं लगता कि लिस्ट 1 में बदलाव करने की जरूरत पड़ी होगी? तो जब लिस्ट 1 में बदलाव करने की जरूरत पड़ी होगी, तो क्या लिस्ट 1 के बदलाव के लिए क्या संविधान में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी? भाई वो संविधान में ही तो लिस्ट है, तो क्या लिस्ट में बदलाव करेंगे तो क्या संविधान में बदलाव नहीं हो जाएगा? फिर अमेंडमेंट क्यों नहीं किया गया? ये कैसे हो गया? आप तो बदलाव कर रहे हैं और उसको बदलाव मान भी नहीं रहे। भाई बदलाव कर रहे हैं ना, लिस्ट 1 को बदल रहे हैं तभी तो, और लिस्ट 1 को ही नहीं बदल रहे हैं। अब देखो और भी बहुत कुछ बदलेगा, चौथा शेड्यूल भी बदलेगा। भाई वहां पे अब सीटों का भी तो बदलाव होगा। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, आप ऐसे सोचो, आप में से बहुत सारे लोग किसी राज्य से आते होंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी ना, चुनाव होता है तो वहां से कोई नेता उठता है ना, उसको वोट डालने जाते हो, तो अगर आपका एरिया काट के दूसरे एरिया में मिला दिया जाए तो वो जो नेता अब तक वहां से चुना जाता था, अब वो किसी और के लिए चुना जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यानी कि आपको नंबर ऑफ सीट में भी तो बदलाव करना पड़ेगा। किसी राज्य का नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएगा, किसी का घटेगा भी, तो ये भी तो होगा, नहीं होगा? यानी 2 जगह बदलाव हो रहा है। अगर राज्यों के साथ छेड़छाड़ करते हो आप, उनकी बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ करते हो, तो न बल्कि आपका शेड्यूल 1 बदलता है, शेड्यूल 4 भी बदलेगा। यानी संविधान में 2 जगह बदलाव होता है। इसके बाद भी आप कह रहे हो कि संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। कैसे कह रहे हो? हाँ, अब आर्टिकल 4 इसके लिए लिखा गया है, इसीलिए। अब देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है, ये देखो, कोई भी लॉ, ध्यान से सुनना, कोई भी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, क्या है आर्टिकल 2? नया स्टेट बना रहे हैं हम, ठीक है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो कोई भी लॉ, उसके लिए, चाहे कोई भी लॉ 3 के लिए, अनुच्छेद 3 के लिए अभी जो हम पढ़ रहे थे, अगर बनाया जाएगा तो टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द 1st एंड 4th शेड्यूल, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है तो अनुच्छेद 4 कह रहा है कि उसके लिए आपको पहला शेड्यूल और चौथा शेड्यूल बदलना पड़ेगा, और साथ ही साथ और भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे जो सप्लीमेंटल होंगे, इंसिडेंटल होंगे और कॉन्सिक्वेंशियल होंगे। यानी उनसे मिलता जुलता और भी बदलाव होगा ना।
संविधान में और जगह भी बदलाव होगा, ये तो मोटा मोटी बदलाव दिख रहा है आपको। जहां और जरूरत पड़ेगी वहां पे बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बदलाव हैं ये लॉ नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल। पहले और फोर्थ को बदलेंगे, लेकिन क्लॉज 2 कहता है, बोल्ड लेटर में लिखा गया है, नो सच लॉ एज अफोरशेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 प्रोसीजर बताता है कि संविधान में बदलाव कैसे होगा। तो अगर आप नहीं जानते तो परेशान मत होइए, बस इतना जानिए कि 368 में एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, तरीका लिखा हुआ है कि संवैधानिक बदलाव कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये क्लॉज 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपने किसी भी राज्य के साथ, उसके बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ किया है तो आपको 2 शेड्यूल भी बदलने पड़ेंगे। कौन से शेड्यूल? शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। आपके प्रीलिम्स में ऐसी सवाल पूछेगा, पहला स्टेटमेंट देगा, बोलेगा कि अगर किसी राज्य के बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ किया गया है तो किन शेड्यूलों को बदलने की, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला स्टेटमेंट देगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को बदला जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के बदलने को हम क्या संवैधानिक संशोधन कहेंगे? आंसर है नहीं। तो लिखेगा कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में बदलाव को हम संवैधानिक संशोधन नहीं मानेंगे। तो आप जो लोग नहीं पढ़े हैं इसको क्या लगाएंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे भाई, संविधान को ही तो बदल रहे हैं, तो मानेंगे क्यों नहीं? तो वो आंसर गलत लगा के आ जाएंगे। लेकिन उचित आंसर क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है कि भले ही बदलाव कर रहे हैं लेकिन अनुच्छेद 4 हमें साफ साफ कह रहा है। साफ साफ कैसे कह रहा है? शैल बी। मजबूर कर रहा है मानने के लिए, मैंडेटरी कह रहा है, मानो। भले ही बदलाव संविधान में ही कर रहे हो पर उसको क्या मानोगे? कि वो बदलाव संवैधानिक नहीं है, वो बदलाव संवैधानिक नहीं है। ठीक है, अब देखो एक समस्या और है। वो समस्या क्या है? कल वाली जो बातचीत हम कर रहे थे बेरुबरी वाली, कि ये सब कुछ कहानी जो आपने अभी अभी पढ़ी, ये सब कहानी अक्वायर करने की है ना? अक्वायर कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहा है देश हमारा, तो उसको नया राज्य बना रहा है, या जो ऑलरेडी है उसको नया राज्य बना रहा है, उसमें कुछ काट छाट कर रहा है। ये सारी बात आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक सारा बातचीत किस पर है? या तो हमने कुछ पाया है या हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, है ना? लेकिन एक इन सबसे अलग एक बात है, वो ये है कि क्या होगा तब जब भारत ये निश्चय करे कि हमें कोई जमीन दूसरे देश को देनी है, सीड करना है, अपने क्षेत्रफल में से कोई हिस्सा हमें किसी और दूसरे देश को देना है। ऐसी परिस्थिति आ सकती है। कैसे आ सकती है ये समझिए। ये कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए कि आपका घर और आपके पड़ोसी का घर इस तरीके से है कि उसका एक पेड़ आपके घर में आता है। ऐसा मान लीजिए जब ज़मीन खरीदी गई रही होगी, कुछ ऐसे जगह ज़मीन है कि उसका कुछ हिस्सा आपके घर में आता है और आपका हिस्सा कुछ उसके घर में आता है। गांव में ऐसा होता है, ठीक है, कि भाई पट्टीदारी की ज़मीन है, बड़े पापा या ताऊ की ज़मीन है और उसमें ट्यूबवेल होगा या कुछ ऐसा चीज़ होगा जो मुझे उनकी ज़मीन पे जाके यूज़ करना पड़ता होगा, और उनकी कोई चीज़ मेरी ज़मीन पे होगी। ऐसा हो सकता है। तो जब भारत आज़ाद हुआ, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बाद में बना ना, पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान के कुछ ज़मीन, कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ हिस्सा क्या था? बांग्लादेश में था। हमारा जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में था, और भारत का कुछ हिस्सा, कुछ चीज़ें कहाँ थी? बंगाल में थी। तो अब नौबत यह आई कि भारत को एक्सचेंज करना पड़ा। करते हो ना आप, एक्सचेंज करते हो, अपने पटीदार से कहते हो, ताऊ से कहते हो कि देखो ताऊ, हमारे बीच अब संबंध अच्छे हैं नहीं, ठीक है, और मैं बार बार आता हूँ, घर वाले पसंद नहीं करते मेरा आना। एक काम करते हैं, ये जो तुम्हारे ज़मीन पे मेरा जो भी चीज़ है वो तुम रख लो और मैं तुम्हारा वाला मैं रख लेता हूँ, और अगर कुछ पैसे वैसे का हिसाब है तो वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब आज से आना जाना बंद करते हैं और एक लाइन खींच देते हैं या कटीले तार बिछा देते हैं,
ठीक है, ख़त्म करते हैं ये रोज़ रोज़ का आना जाना, ठीक है। ऐसा ही कुछ हुआ उस वक्त। तो जब आप ऐसा करते हो तो एक्सचेंज कर रहे हो ना, अपना सामान उनको देना, उनका सामान अपने लेना, एक्सचेंज कर रहे हो। तो बेरुबरी डिस्ट्रिक्ट है, इनक्लेव है, गांव है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, गांव। इनक्लेव मतलब एक गांव है बेरुबरी नाम का, जिसका एक्सचेंज हुआ था किसके साथ? आज के बांग्लादेश के साथ हुआ था, आज जो बांग्लादेश है उसके साथ। अब जब ये हो रहा था तो सवाल ये आया कि हमारा संविधान तो इसके बारे में बात ही नहीं करता, ये होगा कैसे? भाई टेरिटरी अक्वायर करने के बारे में बातचीत तो हो रही है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया आपने, लेकिन टेरिटरी किसी और को देने की जब बात आ रही है तो वो कैसे करेंगे, ये समस्या आ गई पार्लियामेंट के सामने। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की का पार्टी था वहाँ पे, गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, पूछा सुप्रीम कोर्ट से, कौन से आर्टिकल से? 143 से। इसीलिए इसका नाम क्या है? इन रेफरेंस टू, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं इनरे बेरुबरी इनक्लेव का केस, ठीक है। क्या पूछा गया इसमें कि हम कैसे कर सकते हैं इसको? क्या इसके लिए हमें कोई लॉ बनाना पड़ेगा या इसके लिए हमें संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा? तो पार्लियामेंट का ये कहना था कि लॉ बना देंगे, हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 देखो, आर्टिकल 3 सॉरी, वेस्ट बंगाल तो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टेट है ना। तो इन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट ने क्या बोला कि हम कहाँ बदलाव कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल 3 से एक नॉर्मल लॉ बना के कर देंगे, एक लॉ पास कर देंगे कि इतना हिस्सा इनको दे दिया गया, हो जाएगा इससे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 जो है ना वो कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ टेरिटरी आपस में अपने देश में ही छोटा बड़ा करना है, किसी को देना नहीं है, सीडिंग की बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नॉर्मल लॉ बना के नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये केस है आपके सामने, इंद्रे बेरुबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स 1960, जिसमें क्या कहा गया, आपके लिए पूरी कहानी मैंने लिखी हुई है। मेन आपको ये है, एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368 टू मॉडिफाई द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। यानी आपको अगर कोई टेरिटरी किसी और देश को देनी है तो आपको पहले शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉ बना के नहीं होगा, ठीक है, फॉर सीडिंग इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट। तो अब सवाल ये आता है कि सर वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कौन, वो अमेंडमेंट कौन सा किया गया? तो आप अमेंडमेंट पढ़ते हो, ठीक है, तो अमेंडमेंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद करना है, ठीक है। और रिसेंटली एक एक्सचेंज किया गया था 2015 में, जिसके बारे में यहाँ लिखा है मैंने, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015। ये आपको याद रखना है कि लेटेस्ट कौन सा जो एक्सचेंज हुआ है वो ये है। इसमें क्या किया है, देखिए, जो 100वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसमें हमने बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी दी है, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स एंड रिटेंशन ऑफ एडवर्स पोजेशन इन परसुएंस ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1947 और इट्स प्रोटोकॉल ऑफ 2011। ये मैंने जब IR में जब पढ़ा रहा था तो वहाँ भी मैंने डिस्कस किया था, जब बांग्लादेश और भारत का रिलेशन में बता रहा था, ठीक है। तो अभी रिसेंट एक्सचेंज यही है, ये होता रहता है, आप इसके लिए परेशान मत हो कि हम अपनी टेरिटरी दे रहे हैं क्या किसी को, हम दे नहीं रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, बदल रहे हैं। उनकी कोई टेरिटरी हमारे यहाँ है, हमारी उनके यहाँ है, तो आने जाने से सिक्योरिटी इशू होता है ना, बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना तो उससे सिक्योरिटी ब्रीच होता है, इसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। आई बात समझ में सबको? ये जो बाइंडिंग होता है, ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, बाइंडिंग होते हैं, बाद में रिवोक नहीं हो सकते बिना कंसेंट के, दोनों पार्टी अगर चाहें तो हो सकता है। अगर म्यांमार भी इसके लिए उतना ही इच्छुक है जितना आप हैं देने के लिए, हो सकता है। ऐसे कैसे ले लोगे भाई? आपने एक संविदा की, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, तो जब एग्रीमेंट हुआ था दोनों का समझौता हुआ था ना, तो बाईलेटरल था, उसको यूनिलेटरल कैसे रिवोक कर दोगे? वो भी बाईलेटरल ही होगा ना। मन है, मन से नहीं होता ना, फिर मन से नहीं होता है।
उसमें कंसेंसम एड इडम होता है, लैटिन एक लैटिन मैक्सिम है, कंसेंसस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स। संविदा जब भी होती है, एग्रीमेंट जब भी होता है, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी है। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स कैसे होगा? आपस में ही हो जाएगा, अकेले दो लोगों में मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। इसमें कोई सवाल, किसी को कोई समस्या तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है सिटीजनशिप। क्या होता है सिटीजनशिप? क्या हुआ? कैपिटल चेंज करने को, कैपिटल चेंज करने को बेसिस क्या पूछ रहा हो? किस बेस पे कैपिटल? देखो, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी, कि वो कितना एक्सेसिबल है, वो एरिया जो हम कैपिटल बना रहे हैं बाकी हिस्सों से कितना एक्सेसिबल है, कितना डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कितना डेवलप्ड है, सिक्योरिटी पर्पज़ से क्या है। अब कल को हम जम्मू कश्मीर को हम तो कैपिटल नहीं बना सकते, या कोई ऐसा कैपिटल नहीं बना सकते जो पाकिस्तान के बहुत करीब हो। तो बहुत सारे मैटर करते हैं। जब आप 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुई थी, कब हुई थी? 1911 में ही हुई थी। 1905 में तो बंगाल का बंटवारा हुआ था, भूल गया सब। मुझे डाउट हो गया मेरे हिस्ट्री पर कि मेरा हिस्ट्री खराब। ठीक है, हाँ। जब 1911 में किया गया, दिल्ली बनाया गया, तो पर्पज़ यही था कि पूरे भारत को रूल कर पाएँ वो लोग। हालांकि आप इसको डिफेंड नहीं कर पाओगे जब बात आएगी कि दिल्ली से केरल कितना दूर है, ठीक है, और दिल्ली से हिमाचल और जम्मू कश्मीर कितना पास में है। बट अगेन, दिल्ली चूँकि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप देखोगे कि कितने बड़े बड़े एम्पायर्स ने वहाँ से पूरे देश को चलाया है, तो इसलिए दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, डेवलपमेंट को लेकर रीज़न है एक, कि जब ब्रिटिशर्स ने छोड़ा तो सारे जो लुटियन दिल्ली के बारे में, दिल्ली के बारे में बात करते हो, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे संसद थी, यहाँ पे कोर्ट्स थी। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसकी वजह से। आप शिफ्ट की बात जब करते हैं कि क्या शिफ्ट किया जा सकता है, तो अगेन यही सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे आजकल डिबेट चल रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में ही होना चाहिए या भोपाल और इस तरफ होना चाहिए। तो इनिशियली भोपाल में बातचीत चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को भोपाल में होना चाहिए, बट अगेन फिर वही बातचीत शुरू हो जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे बेटर है। उसमें लिखा हुआ है कि कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल करोगे? ठीक है, क्या हुआ? देखिए, कैपिटल चेंज करते हैं तो आपको लॉ बना के ही करना पड़ेगा, ठीक है। और लॉ, अब इसका आंसर देखिए इस तरीके से दिया जा सकता है। अगर आपने दिल्ली बनाया है तो 239 डबल कैपिटल ए लगाया है ना, 239 डबल कैपिटल ए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अगेन इसके बारे में मैंने कभी बहुत ज़्यादा तलाश करने की कोशिश नहीं करी कि कैपिटल चेंज होगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन संवैधानिक संशोधन तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा उसको। कैपिटल है ना, क्योंकि केंद्र का कोई ज़मीन तो है नहीं, टेरिटोरियल कोई टेरिटरी तो है नहीं केंद्र के पास ना। जैसे राज्य सरकार, आप उत्तर प्रदेश है तो उस उत्तर प्रदेश का एक राज्य में एक टेरिटरी है, उतने दूर तक क्या होगा, राज्य सरकार होगी, पर केंद्र सरकार का क्या टेरिटरी है। तो इसलिए आपको जो है संवैधानिक संशोधन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या डिस्कस करो, बताओ बताओ। फिर स्टेट अमेंडमेंट करना पड़ेगा। स्टेट अमेंडमेंट करता है अपने जो स्टेट, जब स्टेट बनता है तो लॉ से बनता है, उसके लिए संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अमरावती बना ना, इन्होंने चेंज किया तेलंगाना में, और अभी चेंज करने की बात आ रही है यहाँ की कैपिटल, दिमाग में नहीं आ रहा। तेलंगाना और जब आंध्र प्रदेश बंटवारा हुआ,
हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। ठीक है, विशाखापट्टनम नहीं, दूसरा नाम है एक जो समुद्र के काफ़ी पास है। विशाखापट्टनम है, एक और नाम है उसमें, मैं एकदम भूल रहा हूँ, एक और नाम है उसमें। अभी से पहले हो सकता है विशाखापट्टनम ही हो, मैं भूल रहा हूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली बात चल रही है, तो उसमें स्टेट अमेंडमेंट करना पड़ता है। वो जो जिस कानून से, जिस लॉ से वो स्टेट बना होगा ना, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। संवैधानिक अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, कल को अगर मान लो उत्तर प्रदेश में लखनऊ को हटा के कानपुर करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? वो जिस कानून से उत्तर प्रदेश बना उसमें बदलाव करेंगे। उसमें एक क्लॉज होगा ना, एक सेक्शन होगा, एक धारा होगी जो ये कहती होगी कि ये हमारा कैपिटल है, उसको जाके बदल देंगे वो कि अब से ये कैपिटल होगा। आई बात समझ में? उसे संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर नेशनल कैपिटल बदला जाएगा तो उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा उसको। क्योंकि जब नेशनल कैपिटल बदलते हो आप, तो नेशनल कैपिटल के साथ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अटैच होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं उससे, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। चलिए, क्या है सिटीजनशिप? आंसर लिखा हुआ है बोर्ड पे ही, पर क्या है सिटीजनशिप? कभी पढ़ा है आप लोगों ने सिटीजनशिप के बारे में? आपको लगता है कि आप लोग भारत के नागरिक हो? कोई आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास सिटीजनशिप का? क्या है? आपका बर्थ, 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट। ठीक है, यानी कल को जो है कोई बच्चा यूएस का आके भारत में 10th पास कर ले, वो सिटीजन बन जाएगा? फिर कैसे? ठीक है, ठीक है, इन्होंने काफ़ी पढ़ा लिखा है, तो हम उन लोगों से बात करते हैं जो मेरी तरह हैं। बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप भारत के सिटीजन हैं? और अगर ये बात हो रही है कि आप भारत के सिटीजन हैं, क्या बात हो रही है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आकाश, मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि आप भारत के सिटीजन हो, क्या मतलब है? ये सिटीजन का क्या मतलब है? ये तो लाभ बता रहे हो, बेनिफिट बता रहे हो कि अगर मैं सिटीजन हूँ तो ये लाभ है। लाभ नहीं पूछ रहा हूँ मैं। इस शब्द से क्या समझते हो? नागरिक होने का। डोमिसाइल, फिर तो इसका हेडिंग डोमिसाइल होना चाहिए ना, सिटीजनशिप क्यों है ये? डोमिसाइल तो अलग चीज़ हो जाएगी, डोमिसाइल, रेजिडेंट, ये तो अलग चीज़ हो जाएगी ना। हाँ, तो ये क्या बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है। आपका इस देश के साथ क्या रिलेशन है, यही बता रहा है सिटीजनशिप। पहली लाइन लिखी है, सिटीजनशिप सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। अगर आप यूएस के सिटीजन हो तो आपका रिलेशन बता रहा है यूएस के, आप यूएस के नागरिक हो। ठीक है, आप सिटीजन हैं, वहाँ के निवासी हैं, आप उसके पॉपुलेशन के हिस्सा हैं। इंडिया के सिटीजन हो तो आप इंडिया के पॉपुलेशन के हिस्सा हो। ठीक है, तो ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है। हमेशा याद रखिएगा इसको, ये एक लाइन की डेफिनेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अगली बात, अब देखिए, इंडिया के पास दो तरह के लोग होते हैं, और हर देश के पास दो तरह के लोग होते हैं। मैं इंडिया ही नहीं बोलूँगा, एक जो उसके अपने लोग होते हैं, अपनी पॉपुलेशन, और एक जो बाहर से आई होती है। बाहर से आई होती है, घूमने आ सकते हैं, पढ़ाई के पर्पज़ से आ सकते हैं, किसी और पर्पज़ से आ रहे हैं, पर भारत की पॉपुलेशन नहीं है वो। यानी सिटीजन और नॉन सिटीजन की बात कर रहा हूँ। एक नागरिक होगा और एक, क्या बोलेंगे नॉन सिटीजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? गैर नागरिक, अनागरिक, क्या? गैर नागरिक बोलेंगे। ठीक है, तो एक नागरिक होगा, एक गैर नागरिक होगा। यानी कि एक जो उस देश का सिटीजन होगा और उसका नहीं, और या तो सिटीजन नहीं होगा। दो ही तरह की पॉपुलेशन हो सकती है ना, या तीसरा हो सकता है कोई, या तो सिटीजन होगा या तो नहीं होगा ना, यही दो पॉसिबल होगा। तो जो सिटीजन नहीं होता है उसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या नाम देते हैं? एलियन। ये एलियन वो एलियन नहीं है जो उड़न तस्करी से आते हैं सब, ठीक है, वो एलियन नहीं। हाँ,
एलियन स्टेट उसको बोलते हैं जो अपना स्टेट नहीं होता है, उसको एलियन स्टेट बोलते हैं। अब एलियन भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक फ्रेंडली एलियन होता है, एक एनिमी एलियन होता है, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके संविधान में इसकी जिक्र है, इस बात का जिक्र किया जाएगा आगे आने वाली क्लासेस में, कि एक एलियन क्या होगा, मित्र मुल्क का होगा, एक दुश्मन एनिमी होगा आपका। दुश्मन कौन होगा, जिससे युद्ध छिड़ा हो या युद्ध के आसार हों, वो आपका एनिमी एलियन होता है। यानी एनिमी स्टेट का सिटीजन आपका एनिमी एलियन हो गया, और फ्रेंडली स्टेट का, जैसे आज मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं तो, नहीं भारत का रेफरेंस नहीं लूँगा मैं, वरना युद्ध तो चल नहीं रहा है भारत, जैसे रशिया और यूक्रेन ले लो, तो रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में, रशिया का भारत के संदर्भ में देखो तो भारत का नागरिक रशिया के लिए फ्रेंडली एलियन होगा। आ रही बात समझ में, फ्रेंडली एलियन होगा, यानी दोस्ती है ना रशिया और भारत के बीच में, युद्ध तो चल नहीं रहा है। लेकिन यूक्रेन के रिलेशन में कैसा होगा, यूक्रेन के नागरिक क्या होंगे, एनिमी होंगे, है ना, दुश्मन। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो मॉडर्न स्टेट है, इंडिया हैज़ टू काइंड ऑफ पीपल, सिटीजन्स एंड एलियंस। तो एलियंस ये मत समझना कि सिटीजन्स के आसपास जो दिखाई नहीं दे रहे हमें वो एलियंस हैं, उनको भी काउंट किया जा रहा है, नहीं। एलियंस मतलब वो जो हमारे नागरिक नहीं हैं, ठीक। अब देखिए सिटीजन्स जो होता है वो फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड ओ एलिजेंस टू इट एंड दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब देखिए सिटीजनशिप का दो कॉन्सेप्ट समझिए। एक सिटीजनशिप पूरे नेशन वाइड होती है कि आप भारत के नागरिक हैं, एक दूसरी सिटीजनशिप कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं। अब भारत क्या इन दो सिटीजनशिप को मानता है या एक सिटीजनशिप को मानता है? एक को मानता है। भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अब ये डुअल दोहरा नागरिकरण क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा देश जो न बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे आपको नागरिकता दे रहा है बल्कि राज्य स्तर पर भी आपको नागरिकता दे रहा है, ऐसे देश को डुअल सिटीजनशिप को बढ़ावा देने वाला देश बोलते हैं या पालन करने वाला देश बोलते हैं। कौन सा देश है ऐसा? अमेरिका, यूएस, ठीक है। वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। एक सिटीजनशिप आपको मिलेगी कि आप यूएस के नागरिक हैं, दूसरा कि आप कैलिफोर्निया के हैं या सिएटल के हैं, कैसे कहाँ के हैं आप, ठीक है। आई बात समझ में? डुअल सिटीजनशिप समझ में आया? भारत में ऐसा नहीं है। अच्छा, एक डुअल सिटीजनशिप इस क्षेत्रीय आधार पे हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है डुअल सिटीजनशिप का कि क्या मैं एक साथ ही दो देशों का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता हूं, जैसे कि मैं भारत का भी नागरिक हूं और नेपाल का भी हूं, या भारत का भी नागरिक हूं यूएस का भी हूं। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारत ऐसा प्रमोट नहीं करता। जैसे ही आप भारत के नागरिक बनते हो, आप किसी और देश के नागरिकता स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आप स्वीकार करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही भारत की नागरिकता रद्द की जाएगी। आई बात समझ में? ठीक। आज की क्लास में, टाइम तो है अभी अपने पास आधा घंटा, आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिटीजनशिप यानी नागरिकता को पढ़ने के लिए दो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक संविधान, और संविधान में लिखी गई बात का पालन करते हुए आपकी संसद ने 1955 में एक कानून बनाया जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट, है ना। तो 1955 एक्ट जो बनाया। अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपका संविधान है वो आधी बात करता है, और आधी बात कौन करता है? सिटीजनशिप एक्ट। इसको जरा मैं समझा देता हूँ, ये आधी बात क्या है। हाँ, रिलेशन सही नहीं है। हाँ, रिलेशन सही नहीं है, मतलब एक उदाहरण के तौर पर बताया था। ऐसा नहीं कि वॉर, अगर उसको डिक्लेयर कर दे, आपका जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर दे कि वो एनिमी स्टेट है, तो तब भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक शब्द है आपका जो संविधान है वो कब लागू हुआ था?
ऐसे ही लिखते हैं? हाँ, मुझे अपने मार्क्स नहीं पता कि हिंदी में कितना नंबर मुझे मिला है, ठीक है। मैंने बहुत डर डर के हिंदी वाला पेपर लिखा था, बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने हिंदी की कि हिंदी गलत ना हो, मात्रा गलत ना हो, ठीक है। चलिए, फिर भी मुझे एक गलती मुझसे हुई थी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये मैं भूल गया था वहाँ पे। ऐसे ही लिखते हैं? नहीं सर, सर शाह है साफ आता है। अच्छा, ये है, ये मैं भूल गया था वहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटर को हिंदी में क्या कहते हैं भूल गया था। एक और शब्द भूल गया था, मुझे ऋणात्मक लिखना था, ऋणात्मक लिखना मैं भूल गया था। तो ऋणात्मक को मैंने लिखा था इस तरीके से, मैंने लिखा था, ये लिखा है मैंने कॉपी में। अब नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करता, कुछ तो लिखना था ना वहाँ पे। तो मुझे डर है हिंदी में कितना नंबर मुझे मिला होगा। मेरे एक मित्र हैं, उनका दिल्ली जब उन्होंने पेपर दिया था तो उनका 8 नंबर से नहीं हुआ था, वो 8 नंबर हिंदी में ही उनका कम आ गया था। 8-10 नंबर हिंदी में और आया होता तो हो जाता। चक्कर क्या है ना, हिंदी में हम लोग पढ़ते कम हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मुझे, हाँ मुझे नहीं पता चल पा रहा था री कैसे बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं शायद ना, ये कैसे बना, ऐसे बनाते हैं? मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी में बना के मुझे दिखा दीजिएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसे, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे, ये तो मैं कभी नहीं लिख पाता, ये तो मैं नहीं लिख पाता। आज हिंदी दिवस है, हाँ अच्छा ठीक है, ये मिटाना नहीं था। हाँ अच्छा, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है। हाँ हाँ, हिंदी दिवस के लोगों ने स्टेटस लगाए हैं आज काफ़ी। कब लागू हुआ था? ये दिन याद रखिए, ये दिन इंपॉर्टेंट है। इस दिन के पहले, इस दिन के पहले आपका जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो कैसे पता चलती है? आपके संविधान से। आपको कैसे पता चलेगा? अनुच्छेद 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक। और जो 11वां जो आपका अनुच्छेद है वो कहता है कि इस दिन के बाद से जो नागरिकता है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए पार्लियामेंट क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी। तो पार्लियामेंट में क्या कोई लॉ बनाया? हाँ, क्या नाम है उसका? ठीक है, यानी लागू होने के पहले संविधान पढ़ना है, और लागू होने, संविधान के लागू होने के बाद अगर आपको नागरिकता पता करनी है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? सिटीजनशिप एक्ट। अब इसमें कई सारे बदलाव किए गए 1992 से लेके
अभी रिसेंटली 2003-2005 के बाद 2019 में लेटेस्ट बदलाव किया गया है, जो आप CAA पढ़ रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम बाहरी देशों से, बांग्लादेश और बाकी देशों से इमिग्रेंट्स जो लोग हैं उनको बुलाना चाह रहे थे, जिनका परसिक्यूशन हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने एक ढांचा तैयार किया है इस डायग्राम से ये बताने के लिए कि अगर आपको सिटीजनशिप पता करना है 1950 से पहले का, तो आपको संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 10 तक पढ़ना है, और 1950 के बाद अगर कोई आया है भारत, उसकी सिटीजनशिप पे सवाल है, तो उसको कैसे पता करोगे? सिटीजनशिप एक्ट के माध्यम से। क्लियर है? चलिए, ये ऊपर देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, कहाँ से बना, तो जस सोली एक कॉन्सेप्ट है। जस सोली कन्फर्स सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, और जो सेंगुनिस है वो ब्लड टाइज की वजह से बनाता है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, कुछ आपको मैंने डेटा दे दिया है, पढ़िएगा इसके बारे में। मोतीलाल नेहरू कमेटी है 1928 में, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जस सोली का काम दिया था। अभी ज़रा समझा देता हूँ जस सोली और जस सेंगुनिस क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो सिटीजनशिप है वो दो तरीके से देखी जाती है। भाई बातचीत मत करिए, दो तरीक़ों से देखी जाती है। पहला, आपका जन्म कहाँ हुआ है, और दूसरा ब्लड रिलेशन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्लास को एक देश मान लेता हूँ, और इस क्लास में मान लीजिए हमारे पेरेंट्स भी बैठे होते, तो दो तरीके हैं। अगर हमारा जन्म इस दायरे में हुआ है, इस टेरिटरी के दायरे में हुआ है, तो हम यहाँ के नागरिक हो गए, या फिर हमारे पिताजी का जन्म हमारा यहाँ हुआ है, पिताजी का जन्म यहाँ हुआ था, भले हमारा जन्म कहीं और हुआ है, पर चूंकि मेरे पिताजी का जन्म यहाँ हुआ है तो भी मैं नागरिक कहलाऊंगा, यानी ब्लड रिलेशन है ना मेरा। तो दो कॉन्सेप्ट चलता है, कुछ देश प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे मानते हैं और कुछ देश ब्लड रिलेशन के आधार पे मानते हैं, ठीक है। और कुछ देश ऐसे होते हैं, अब इतना एडवांस हो चुका है ये, कि दोनों मानते हैं। तो भारत में दोनों चीज़ों का मिक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जन्म भी आप देखोगे कि बाई बर्थ भी है, और ट्रेस किया जाएगा आपके पेरेंट्स से भी, जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो कमेटी थी, उन्होंने बर्थ के आधार पर की बातचीत करी थी अपने रिपोर्ट में, ठीक है। फिर देखिए, जो रेशियल आइडिया है जस सेंगुनिस का, उसको रिजेक्ट किया था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इन्होंने कहा था कि उसको रेशियल आइडिया कहा जा रहा है। रेशियल आइडिया इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है, जब अंग्रेज थे, जब कॉलोनीज बना रहे थे वो, तो लेबर के लिए वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग लाते थे। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ब्लैक पीपल जो हैं उनका माइग्रेशन हुआ यूएस में, भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है, भारत के लोग अलग अलग देशों में गए काम करने के लिए, हाँ, अलग अलग देशों में। तो अब ये लोग जब उस देशों में जा रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है कि अब इनके सिटीजनशिप पे सवाल उठ रहे हैं। जैसे यूएस में लगातार ये सवाल उठता है कि क्या वाकई यूएस के नागरिक हैं ये जो ब्लैक पीपल हैं। भेदभाव बहुत ज़्यादा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि हम बर्थ के आधार पर मानेंगे, हम इसके आधार पर नहीं मानेंगे कि वो कहाँ से ब्लड लाइन आ रही है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उस कॉन्टिनेंट में हमसे कोई मतलब नहीं है, अगर उनका जन्म यहाँ हुआ है तो यहाँ हो जाएगा। तो देखिए, जब हम पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने है, तो उसके सारे प्रोविजन बर्थ के बारे में बात कर रहे होंगे कि जन्म कब हुआ है, कब वो माइग्रेट होके आए हैं, इनके बारे में एक डेट देगा आपको, और उस डेट से आपको ट्रेस करना पड़ेगा। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, हम बार बार बात कर रहे हैं 1950 की, जब संविधान हमारे पास आ चुका है। क्या संविधान आने से पहले भी कुछ चीज़ें थीं, कोई तरीका था नागरिकता? जब ब्रिटिशर्स थे, क्या तब हम नागरिक थे? ब्रिटेन के नागरिक थे? हम नागरिक नहीं थे, हम ब्रिटेन के कभी नागरिक नहीं थे। तो देखिए, यहाँ पर जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो आपको नज़र आएगा कि जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश सिटीजन और एलियन राइट्स एक्ट बनाया गया था 1914 में, जो कि 1948 में रिपील कर दिया गया। ये जो एक्ट था, ये बात करता था सेम चीज़
एक ब्रिटिश के सिटीजन होंगे, ब्रिटेन के सिटीजन होंगे और दूसरे एलियंस होंगे। तो हम ब्रिटेन के लिए क्या हुए? क्या हम सिटीजन हैं? नहीं, हम एलियन थे उनके लिए। ठीक है, हम लोग उनके सब्जेक्ट थे और शुरू में तो हम स्लेव की तरह हुआ करते थे। ठीक है, स्लेवरी कब ख़त्म किया गया? आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो स्लेवरी कब ख़त्म किया गया भारत में? या यूं पूछूं मैं, ये सवाल तो गलत होगा कि कब ख़त्म किया गया, पर कब अपराध बनाया गया इसको? स्लेवरी कब अपराध बना? कौन सा साल था जब स्लेवरी को भारत में अपराध बना दिया गया? ये तो आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने? भाई हिस्ट्री तो पढ़ा है, मुझे पता है ये जुटला नहीं सकते आप। ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है 1830, 1840, 1850, 1860। बताइए। कब बनाया गया स्लेवरी पनिशेबल ऑफेंस? रीज़न पूछूंगा मैं, ऐसे तुक्का नहीं। ठीक है, रीज़न देना पड़ेगा उसके लिए। कि 4 ऑप्शन है, कुछ तो बता ही देते हैं, कोई तो टिक तो लग ही जाएगा। बताओ। 1860। राहुल कह रहे हैं 1860। कोई है राहुल का साथ देने वाला? ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो पता होना चाहिए। चलिए, बाकी लोगों ने हथियार डाल दिया है, बताइए क्यों? आप कारण बताइए। 1860 ही क्यों? ये ऐसे पूछ रहे हैं, सही है क्या? बता दीजिए जरा। तुक्का तो होता है, ठीक है। पर पॉलिटिकल सिनेरियो जो रेनेसा का पीरियड है वो तो आ गया था 1820। राजा राम मोहन रॉय के बाद चीज़ें बदलाव की शुरू हो गई थी। हाँ, जा तो सही रहे हो पर तह तक नहीं पहुंच रहे हो जहां पहुंचना चाहिए। देखिए, आंसर तो 1860 सही है। ठीक है, नहीं, फैक्ट्री एक्ट से मतलब नहीं है, पहुंचे हो कुछ हद तक, क्योंकि आईपीसी 1860 आ गया था। हाँ, भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, तो 1860 में जब भारतीय दंड संहिता आया तो उसमें एक बाकायदा सेक्शन है स्लेवरी का जो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए, तो जो इनिशियल फेज है आपका ब्रिटिश एरा है, उसमें हमारे पास कोई सिटीजनशिप नहीं हुआ करती थी, ये मैंने ब्रीफ दे दिया। फिर आपको ये नज़र आएगा कि पार्टीशन जब होगा 1947 में, तो पार्टीशन की वजह से देखिए 2 चीज़ होंगे पार्टीशन की वजह से। एक, जो भारत में ही लोग रह जाएंगे, एक तो वो पॉपुलेशन जो भारत में रह जाएगी। अब जब मैं पार्टीशन कह रहा हूँ ना, तो बांग्लादेश भूल जाइएगा, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपके दिमाग में होना चाहिए। बांग्लादेश तो अब बना है ना, बहुत बाद में बना। तो जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा होगा, पार्टीशन होगा, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये निश्चित करेंगे कि हम भारत में ही रहेंगे, इंडिया में ही रहेंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान में होंगे लेकिन माइग्रेट करके कहाँ आएंगे? भारत में। और ये सब कब हो रहा है? 1950 के पहले या 1950 के बाद? भाई पार्टीशन कब हुआ था? ये अपराध मत कर देना आप लोग। हाँ, 1950 के पहले पार्टीशन हुआ था या बाद में हुआ था? पहले हो। कौन बोला बाद में हुआ था? मैं शिकायत कर दूंगा आपके हिस्ट्री वाले टीचर से, ठीक है, कि सर 1950 के बाद पार्टीशन करा रही है। भाई 1947 में हुआ था। तो 1947 में जो डेट है पार्टीशन की, उस दिन के बाद आप देखोगे कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में ही रह गए,
कुछ ऐसे लोग हैं जो उन देशों से यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट करके कहाँ आएंगे, भारत में आएंगे, तो हम उनको पॉपुलेशन मानेंगे ना भारत की। जब हम 1950 की बात कर रहे हैं तो 1950 के पहले यही लोग तो होंगे जो भारत में रह रहे होंगे। तो आपका जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 हैं वो इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। तो कभी कभी ना प्रीलिम्स में ये सवाल पूछ लेता है कि सिटीजनशिप पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केंद्र को है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट लिख दिया मैंने, गलती मत करिएगा पेपर में, बहुत बच्चों वाला सवाल है कि सिटीजनशिप पे कानून कौन बना सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है राज्य सरकार के स्तर पे तो होता नहीं है सिटीजनशिप, तो केंद्र ही बनाएगा, तो केंद्र बनाता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है सिटीजनशिप को, ठीक है, लेकिन 5 से लेके 11 तक आपका जो है, 5 क्या है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट वर्ड बार बार आपको सुनने को मिल सकता है। कमेंसमेंट का मतलब होता है, क्या होता है कमेंसमेंट, लागू होने का। लागू होने का जो दिन है उसको इंग्लिश में कमेंसमेंट डेट कहते हैं। इन्फोर्समेंट, बात एक ही है, दोनों एक ही बात है। तो उसके लिए अलग है, इनैक्टमेंट डेट है और इन्फोर्समेंट डेट है, ठीक है, वो अलग अलग डेट है। कई सारे डेट्स होती हैं, मैं बता देता हूँ आप लोग को। एक होता है इनैक्टमेंट डेट, लिख लो, ये सब चीज़ें आपके जानकारी के लिए होनी चाहिए। इनैक्टमेंट डेट किसको बोलते हैं, जिस दिन प्रेसिडेंट मुहर लगाता है, साइन करता है, उसको उस दिन को कहते हैं इनैक्टमेंट डेट। इनैक्टमेंट मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, इनैक्टमेंट डेट। इनैक्टमेंट मतलब कानून को पारित करना, पारित करने का दिन, पारित करने का दिन, ठीक है। दूसरा शब्द होता है इन्फोर्समेंट। ये क्या होता है, इन्फोर्समेंट डेट बोलते हैं लागू करने के दिन को। और इसी इन्फोर्समेंट डेट को कभी कभी कमेंसमेंट डेट भी कहा जाता है। कमेंसमेंट डेट। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन की परिभाषा नहीं लिखी गई है। क्या होता है सिटीजन, कौन होगा ये बताया गया है, पर सिटीजन वर्ड क्या होता है ये नहीं बताया गया, ये समझाया नहीं गया है। देखिए, इनैक्टमेंट डेट किसको बोलते हैं, जिस दिन राष्ट्रपति ने क्या किया है, साइन किया है। बिल पास होता है जिस दिन बिल एक्ट का रूप लेता है, उसको इनैक्टमेंट डेट कहते हैं कि एक्ट बन गया। अब इन्फोर्समेंट डेट क्या होता है, सिर्फ एक्ट बन जाने से वो आप पे लागू, आप पे अप्लाई होना शुरू नहीं होता, लागू होना शुरू नहीं होता है। सरकार उसको गैजेटेड ऑफिशियल में नोटिफाई करती है। आप सुनते हो ना कि इसको गैजेटेड ऑफिशियल में नोटिफाई कर दिया गया है, अब ये सब पे लागू होना शुरू होगा। हाँ, गैजेटेड ऑफ इंडिया उसमें। अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों डेट एक ही हो, जिस दिन साइन किया उसी दिन लागू भी हो जाए, अलग अलग दिन भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये दिन जरूर आएगा, ये दिन आएगा, उसके बाद ही बाकी दिन आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से है। मुझे ज़रा बेरक दे दीजिए, लाए हैं आप? पढ़ते हैं, पहले सिटीजनशिप समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भारतीय कौन कहलाएगा, ठीक है। वो जो रील वगैरह में नहीं आता है कि एक प्लेन से परिवार उड़ रहा था, प्लेन में बच्चे का जन्म हो गया तो कहाँ उसका क्या माना जाएगा, इस तरह के सवाल ना पढ़ लेते हैं, फिर सब सवाल देखेंगे, ठीक। आप खुद ही बताओगे कि उसका उत्तर क्या है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो देखिए पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 संविधान का क्या था, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था। अब हम पार्ट 2 पे जा रहे हैं, सिटीजनशिप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जो अनुच्छेद 5 है वो आपको क्या बताएगा कि जिस दिन संविधान लागू हो रहा है, जिस दिन संविधान 26 जनवरी 1950 का दिन है, आज के दिन
हमारे कौन से सिटीजन्स हैं। तो अपने आप को सोच लीजिए कि आज दिन कौन सा है, 26 जनवरी 1950, और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे नागरिक कौन हैं। ठीक है, तो ये कहता है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब ये भारत में एक संविधान लागू हो रहा है आज के दिन, या हिंदी में पढ़ूँ, हिंदी आप लोगों को जिनको को हिंदी आती है ना उसके लिए भी हिंदी कठिन होगी, जैसे मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जो कानूनी हिंदी है ना वो थोड़ा कठिन होती है। ये कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अधिवास समझ में आता है? मुझे तो नहीं समझ में आता अधिवास। अधिवास, अधिवास आ रहा है समझ? ठीक है, ये ज़्यादा हिंदी हो गया सर, थोड़ा सा वॉल्यूम दूसरा करो, फ्रीक्वेंसी दूसरा करो, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इंग्लिश ही बता रहा हूँ आपको। अधिवास मतलब डोमिसाइल होता है। ठीक है, अब आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे सर तो निवास होता है ना, तो निवास को कानूनी भाषा में अधिवास कहते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र होता है, लेकिन कानूनी भाषा में उसको अधिवास कहते हैं। यही समस्या है, हिंदी आपको आती है पर कानूनी हिंदी आपको नहीं आती है। ठीक है, उसमें आप समस्या में आ जाओगे, तो इसलिए मैं इंग्लिश ही बताता हूँ, उसका अनुवाद मैं हिंदी में कर दूंगा। ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, दिक्कत है ना, हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है। चलो, तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम जरा इस डोमिसाइल शब्द को समझ लेते हैं, क्योंकि डोमिसाइल समझना बड़ा ज़रूरी है, वरना हमें समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है डोमिसाइल। देखिए, आप बताइए डोमिसाइल क्या होता है, किसी को पता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो बहुत बनवाया आप लोगों ने। अच्छा, कभी सोचा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया क्यों जाता है? जब मेरे आधार कार्ड पर लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश या दिल्ली या यहाँ का हूँ, तो मुझसे बार बार क्यों बनवाया जा रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? तो इस ठीक है, स्कीम है, मान लिया, लेकिन मेरा जो 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, उसमें तो एड्रेस लिखा होगा ना मेरा, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, नहीं लिखा होगा। हाँ, वो तो मैं वैसे भी हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ। मैं 10 साल तक उत्तर प्रदेश में रहूँ, मान लो अब तक मैं उत्तर प्रदेश में रहूँ, मेरा सिलेक्शन एक ऐसे एग्ज़ाम में हो जाए जो मध्य प्रदेश का हो, और मध्य प्रदेश चला जाऊँ मैं, तो मैं क्या कभी आजीवन वहाँ का डोमिसाइल नहीं बन पाऊँगा? बन जाऊँगा। तो इसका मतलब जन्म तो नहीं है, कुछ और कारण हो सकता है इसका, बताओ। अब देखो, ये अपडेट भी बता रही हैं, ये भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको आंसर करने में मदद करेगा, ये अपडेट भी करना पड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि डोमिसाइल क्या होता है? आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है? हाँ, यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप बिहार के निवासी हैं, तो बिहार के निवासी होने के नाते आपने बिहार में पढ़ाई लिखाई करी है या बिहार के बाहर कहीं पढ़ाई लिखाई करी है? पटना में करा है ना? हाँ, तो पटना बिहार में ही है। तो पटना में जब आपने पढ़ाई की होगी, तो पटना में जब स्कूल में या कॉलेज में दाखिला लिया होगा, तो वहाँ पे निवास प्रमाण पत्र दिया होगा ना? हाँ, उसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। समझाता हूँ इसका, इसीलिए तो ये डिस्कस चल रहा है ना, ये पूरा जो बातचीत चल रही है इसी टॉपिक पे चल रही है। वो निवास प्रमाण पत्र आप बनाते हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल लिखा होता है आपकी तरफ, हाँ, अलग अलग नाम है, ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ कहीं कहीं डोमिसाइल, उसका सही उच्चारण डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, परमानेंट हाउस एंड एड्रेस हो, ये भी बढ़िया है। उन्होंने लिंक एक हिंट दिया है कि वो अपडेट होता है। देखिए मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ। देखो डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल का डेफिनेशन क्या है। डोमिसाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैं लिखवा दूंगा, अभी समझ लो, मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखवा दूंगा आपको, समझ लो पहले कि होता क्या है। डोमिसाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके इंटेंशन टू रिजाइड बता रहा है कि मेरा इंटेंशन है कि मैं यहाँ रहूँ, निवास करूँ इस जगह पे। इट इज़ योर इंटेंशन टू reside in that
टेरिटरी। तो लिख लो अब कि डोमिसाइल इज अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज है, हिंदी में लिख सकते हो कि अधिवास एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, मनोदशा? नहीं, इंटेंशन को क्या बोलेंगे? आप देख लीजिएगा इंटेंशन को क्या बोलते होंगे, मतलब तो समझ गया ना इंटेंशन क्या है, ठीक है? इच्छा, मेरी इच्छा तो नहीं थी करने की। नहीं इच्छा सही, वो विल हो जाएगा। इंटेंशन का मतलब इरादा, इच्छा, ये सब वर्ड नहीं है, इंटेंशन का कोई वर्ड और वर्ड है, आप लिख लें, छोड़ो उसको, इंटेंशन लिखो आप कि डोमिसाइल इज अ डॉक्यूमेंट विच सिग्निफाइज योर इंटेंशन टू रिजाइड, विच सिग्निफाइज योर इंटेंशन टू रिजाइड, योर इंटेंशन टू रिजाइड in a definite territory, in a definite territory, definite territory. reside, reside, resident को एक शॉर्ट फॉर्म में reside कहता है, RESIDE, reside, reside मतलब होता है निवास करना, निवास करना, ठीक है? हाँ देखो बता दो, रिजाइड इन ए डेफिनेट, विद इन ए डेफिनेट टेरिटरी, विद इन ए डेफिनेट टेरिटरी। अब वो टेरिटरी स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, ठीक है? इंटेंशन, इंटेंशन कंपल्सन नहीं है, मेरा मन है मैं यहाँ रह रहा हूँ। हाँ अब सुनो ना, उसमें उसमें ऐसा नहीं कि जैसे उसमें टाइम पीरियड होगा 5 साल, फॉर 5 years आपको 5 साल रहना पड़ेगा। आपका इंटेंशन, अब जैसे इंटेंशन मेरा तो बदलता रहेगा ना, अभी मेरा इंटेंशन था यूपी में रहने का, कल को बिहार में कर दे, तो ऐसे सरकारें मेरे इंटेंशन के आगे पीछे घूमने लग जाएंगी कि आपको कहाँ की स्कीम दे, आपको यूपी की स्कीम देगी, बिहार की स्कीम दे। तो उसमें सरकारों ने क्या किया, अपने अपने जगह पे, जैसे उन्होंने कहा 3 साल पे वो अपडेट होता है, तो क्या अब वो अपडेट क्यों होता है? आपका इंटेंशन बदल तो नहीं गया? जरा हमें बताइए, आप 3 साल हो चुके हैं तो आप अपडेट करते हो कि नहीं साहब मेरा इंटेंशन अभी भी वही है, मेरा यहीं का बना दो फिर से, ठीक है? इसलिए वो अपडेट होता है, इसलिए उसको अपडेट करना पड़ता है। आप समझ में आया डोमिसाइल क्या होता है? सबको समझ में आया? तो कहीं पे 3 साल, कहीं 5 साल, इस तरह का अपना टाइम फ्रेम है। हम अब वापस आते हैं इस पर, देखिए तो ये कह रहा है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया कह रहा है, स्टेट नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट, ये नहीं कह रहा है, ये इंडिया शब्द का इस्तेमाल करता है। इसी से क्लियर हो जाता है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, पूरे इंडिया के लिए एक सिटीजनशिप है। आई बात समझ में? एक और आपके अंदर एक कंफ्यूजन आ सकता है दिमाग में कि एक डोमिसाइल सेंटर के लेवल पे बनता है और कभी कभी हम लोग राज्य के स्तर पे, किस स्तर पे बनता है? डोमिसाइल इंडिया का बनेगा या डोमिसाइल उत्तर प्रदेश या बिहार का बनेगा? लेकिन बनता तो उत्तर प्रदेश और बिहार का है, और यहाँ लिखा है डोमिसाइल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ तो याद रखिए, बनता यूपी के नाम से है या बिहार के नाम से है, क्योंकि स्कीम देना है आपको, ना आपको लाभ देना है, लेकिन वो होता है इंडिया का, टेरिटरी ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको जजमेंट में हेल्ड किया है, आपको इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि बनता जरूर वो स्टेट स्पेसिफिक है, क्योंकि आपको स्कीम स्टेट देगा ना, लेकिन वो केंद्र के लेवल का बनता है, वो नेशनल लेवल पे बनता है, ठीक है? चलिए तो देखिए पहला क्या कह रहा है, मैं इसको जो है अब इसको बनाता हूं। स्क्रीन किससे आएगा? ये व्हाइट बोर्ड से आ जाएगा? चलिए तो आपका जो अनुच्छेद 5 है ना, वो कहता है, ध्यान से देखिएगा कि क्या क्राइटेरिया है। आज कितनी तारीख है? ठीक है, अब इस दिन आप पता कर रहे हो कि कौन से भारत के नागरिक हैं, तो आप कह रहे हो कि वो सारे लोग
कौन लोग जो क्या हैं, डोमिसाइल हैं कहां के, इंडिया के, प्लस ये कुछ और कंडीशंस हैं। तो आपके पास डोमिसाइल तो होना ही चाहिए, ये कुछ और कंडीशंस हैं जिनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी, ये तो होना ही चाहिए आपके पास, डोमिसाइल तो होना ही चाहिए। अब जो कंडीशन बताने जा रहा हूं, इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर आपके पास हो गई तो आप क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। पहला कंडीशन देखिए, हु वॉज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, डोमिसाइल तो है ही आपके पास, आपका जन्म भी कहां हुआ है, भारत में हुआ है, तो आप क्या हो जाएंगे, नागरिक। मान लीजिए उसका जन्म नहीं हुआ है भारत में, वो पार्टीशन के बाद आया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो और लिख देता है यहाँ पे। और मतलब क्या होता है, या तो ये या तो दूसरा वाला, और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। अब ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ईदर ऑफ हुज। अब आप कहोगे पिताजी तो भारत में जन्मे थे, माताजी पाकिस्तान से थी, या पिताजी पाकिस्तान से थे, माताजी भारत से थी, तो कोई भी चलेगा, ईदर लिखा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईदर ऑफ हुज यानी एक भी पेरेंट्स में एक पेरेंट्स भी अगर भारत का जन्मा हुआ है तो क्या हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। कौन नागरिक होगा, अगर पेरेंट्स एक भी पेरेंट्स अगर जन्म लिए हैं भारत में तो कौन नागरिक होगा, बेटे की बात हो रही है, ठीक है। ये मत सोचेगा कि, वो याद रखिए किसकी बात हो रही है, ये वो उस पर्सन की बात हो रही है। लोग की जगह मैं पर्सन लिख देता हूं। ये डोमिसाइल्ड भी है और इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी क्या कर रहा है, सर अगर फादर इंडिया का है और इंडिया में बॉर्न हुआ है और जो मदर वो पाकिस्तान से है, तो उसको उनके बेटे को सिटीजनशिप तो मिल जाएगी इंडिया में, लेकिन जो उसकी मदर है उसको इंडिया का सिटीजन देना जाएगा। बताऊंगा ना, उसके लिए आएगा ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, अभी तो पहला अनुच्छेद स्टार्ट किया है हमने, अभी 6, 7, 8, 9 उसके बाद हमें और भी पढ़ना है, उसमें आ जाएगा वो, ठीक है। तो ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, ठीक। चलिए अगला कह रहा है, मान लीजिए ये भी नहीं है, तो तीसरा कह रहा है हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंस। OR में लिख रहा हूं, OR का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंस। समझाता हूं इसके बारे में। इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या इंडिया में लिख देता हूं, इंडिया में, इन द इंडिया, इन इंडिया कितने टाइम पीरियड तक, नॉट लेस देन 5 ईयर, नॉट लेस देन 5 ईयर्स। अभी जब मैंने आपको बताया डोमिसाइल की डेफिनेशन, तो डोमिसाइल की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, आपका इंटेंशन, किसी टेरिटरी में रहने का इंटेंशन, ठीक है। OR किसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंस किसको बोलते हैं, ये एक टैक्सेबल टर्म है, टैक्स के भाषा में पढ़ाया जाता है इसको। जैसे मान लीजिए मैं निवासी कहाँ का हूँ, US का हूँ, सपोज करिए। मैं किसी काम से भारत लगातार आ रहा हूँ, ठीक है, और जब भारत लगातार आ रहा हूँ तो मुझे रहना भी पड़ रहा होगा भारत में कामकाज के लिए। मैं 5 साल बिता चुका हूँ भारत में। जब मैं 5 साल बिता लूँगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊँगा किसके लिए, भारत के नागरिकता के लिए, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए, और भी चीज़ें होती हैं पर उधर नहीं जा रहे हैं हम लोग। बस इतना समझिए कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस वो होता है जो ऐसे रेजिडेंस नहीं है, ऑर्डिनरली रह रहा है, यानी 5 साल से वो एक टाइम पीरियड बिता चुका है तो अब वो एलिजिबल हो गया है। आई बात समझ में, तो उसको बोलते हैं OR, ऑर्डिनरी रेजिडेंस। तो ये जो पर्सन है
इसके पास डोमिसाइल होना चाहिए भारत का, यानी इंटेंशन होना चाहिए भारत में रहने का। डोमिसाइल का क्या मतलब होता है? इंटेंशन। और इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर ये फुलफिल कर रहा है तो 26 जनवरी 1950 को क्या कहलाएगा? ये भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर है? किसी कोई समस्या इसमें? देखिए 5 साल लगातार ऐसा कोई वो नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया तो मेरी नागरिकता नहीं चली जाएगी। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको भारत में 5 साल लगातार रहना है, 5 साल रहना है, ठीक है। नंबर ऑफ जो डेज होने चाहिए 5 साल। अब पूछोगे, आप कहोगे सर मान लीजिए 50 साल की उम्र है उसकी, मतलब 50 साल का टाइम पीरियड हो गया है, और जब वो 5 साल का था तो 1 हफ्ते के लिए आया था, जब 10 साल का था तो 2 हफ्ते के लिए आया था, जब 15 साल का हुआ तो 4 हफ्ते के लिए आया था, जब 20 साल का हुआ तो 2 महीने के लिए आया था। ऐसे करते करते जब उसमें 50 साल की उम्र हुई तो 5 साल ऐसे कैलकुलेट करने में 5 साल आ रहा है, तो क्या वो इंडियन सिटीजनशिप हो जाएगा? अब यहाँ पे नहीं होगा वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत पेज पे नहीं जाना है उधर, बहुत तह में नहीं, आपको बस सरफेस पे पढ़ना है। फिर आप 180 दिन का फॉर्मूला लगाओगे उसमें कि एटलीस्ट वो आएगा तो 180 दिन रुका है कि नहीं रुका। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जहाँ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी आप जान जाओगे तो ठीक है, बट वो आपको परेशान करेगा कि कितना याद करोगे आप, तो उतना अंदर आपको नहीं जाना है। आ रही बात समझ में? मैं खुद बच रहा हूँ उस चीज़ में जाने से, क्योंकि वो आपके किसी पर्पज़ का नहीं है। तो अभी आप बस इतना याद रखो 5 साल, ठीक है? क्लियर है? चलो, आर्टिकल 5 क्लियर है सबको? अनुच्छेद 5 ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये उस आदमी के बारे में बात कर रहा है जो भारत में टिक गया, रुक गया, ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को भारत में पाया जा रहा है। हर वो आदमी अगर वो डोमिसाइल्ड है या फिर इन दिनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वो, ठीक है। चलिए, ये पूरा एक बार में मिट जाएगा? अच्छा चलो इसको, अरे देखो ज़्यादा छोटा हो गया। अच्छा, ये ऊपर भी चला जाएगा ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत है भी नहीं। चलो, अच्छा टाइम हो गया, अच्छा चलो ठीक है। आज हमें लेट हो गया था, वो कनेक्शन में भी लेट हो गया था। चलो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बुक ले लीजिए आप, ये बुक ले लीजिए आप।